हेलो फ्रेंड्स, एडुवेरा चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी सिलेबस के अंदर इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिसे लाइट रिएक्शन या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस शब्द को ब्रेक डाउन कर देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, और दूसरा सिंथेसिस, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस शब्द से मतलब ये निकलता है कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हिंदी में अगर हम कहें तो प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो मुख्यतः ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे पादप जिनके अंदर हरित लवक उपस्थित पाया जाता है, जिसके कारण उन पादपों की पत्तियों का रंग हरा होता है, उन सभी पादपों को ग्रीन प्लांट्स कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता होती है, और यह कार्य क्लोरोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। अगर ओवरऑल प्रोसेस की बात की जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण होता है। अब यहाँ अगर हम ग्लूकोज के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन है, ये कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन है वह और ऑक्सीजन, ये दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे वाटर के ब्रेकडाउन के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन है वह जल के द्वारा, जो हाइड्रोजन है वह भी जल के द्वारा, और जो कार्बन डाई है वह कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडलीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात करें तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का शुरुआत सबस्ट्रेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट के रूप में निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होकर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का निर्माण करती है, जिसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्थल कौन सा है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट वह स्थल है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक लवक है। मुख्यतः लवक दो प्रकार के होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में जिसे कहते हैं क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट जो वर्णी लवक है, यह वर्णक युक्त होते हैं, और इसी का एक प्रकार क्लोरोप्लास्ट है जो कि हरे रंग का होता है, जिसे हिंदी में हरित लवक कहते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वे कलरलेस होते हैं, जिसके कारण इन्हें अवर्णी लवक कहा जाता है। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस टाइप के होते हैं, इस वजह से ये मुख्यतः फूड सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने जितनी भी बातें की, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार वापस से देख लेते हैं। हमने बात की फोटोसिंथेसिस की, जिसे लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, इसे फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। फोटो शब्द लाइट को डिनोट कर रहा है, सिंथेसिस शब्द यहाँ पे मैन्युफैक्चर फूड को बता रहा है। डेफिनेशन हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है जो कि हरे रंग का होता है।
यहाँ पे ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल के द्वारा और कार्बन वायुमंडल या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की संरचना। इस डायग्राम के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी सबसे बाहरी सतह की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी लेयर इसकी आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और भीतरी लेयर इसकी इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहा जाता है, और इस स्ट्रोमा के अंदर अनेक थाइलाकोइड्स उपस्थित पाए जाते हैं। ये अनेक थाइलाकोइड्स एक के ऊपर एक रखे हुए सिक्कों के समान व्यवस्थित रहते हैं और ये एक संरचना का निर्माण करती है। ये व्यवस्थित संरचना ग्रेनम या ग्रेना कहलाती है। तो आप समझ सकते हो कि जो ग्रेनम है, इस ग्रेनम की इकाई थाइलाकोइड है और अनेक थाइलाकोइड्स के अरेंजमेंट के द्वारा ग्रेनम का निर्माण होता है। इसके अलावा अनेक ग्रेनम भी आपस में एक लैमिला के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे स्ट्रोमा लैमिला कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहले खोज सिम्पर के द्वारा की गई थी। क्लोरोप्लास्ट को सबसे पहले सिम्पर ने खोजा था। हालांकि 1865 में हेक्कल ने एक प्लास्टिड की खोज की थी, परंतु इसे सिम्पर के द्वारा 1883 में नाम दिया गया। तो जो क्लोरोप्लास्ट की खोज का श्रेय सिम्पर को जाता है। अब अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात की जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो मुख्यतः दो फेज में कंप्लीट होती है। एक होती है इसके अंदर लाइट रिएक्शन और दूसरी चलती है इसके अंदर डार्क रिएक्शन। जो ओवरऑल प्रोसेस है जहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करना है, फूड का सिंथेसिस करना है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यह फोटोसिंथेसिस दो फेज में कंप्लीट होगी, जहाँ एक तरफ चलेगा लाइट रिएक्शन और दूसरी तरफ चलता है डार्क रिएक्शन। पहले समझते हैं लाइट रिएक्शन क्या है। लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है, जो कि यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसे लाइट रिएक्शन कहा जा रहा है। तो इसके लिए प्रकाश की उपस्थिति कंपल्सरी होती है। आगे बात करते हैं, इस लाइट रिएक्शन के दौरान एसिमिलेटरी पावर का प्रोडक्शन होता है, एसिमिलेटरी पावर का निर्माण किया जाता है और एसिमिलेटरी पावर के रूप में एटीपी तथा NADPH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। यहाँ पे एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करता है, जो कि यहाँ पे फूड का सिंथेसिस किया जा रहा है। इस फूड के अंदर ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होती है, तथा दूसरी ओर NADPH प्लस H प्लस का निर्माण होता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग डार्क रिएक्शन के दौरान किया जाता है। अब हमने देखा यहाँ पे लाइट की उपस्थिति में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। लाइट रिएक्शन के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का सिंथेसिस होता है। आपको पता है कि जहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, इस वजह से इस क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ तक की जो बात हुई वो बात हुई लाइट रिएक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में चलती है, बल्कि डार्क रिएक्शन से आपको ये समझना है कि डार्क रिएक्शन जो प्रोसेस है वह प्रकाश की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों कंडीशन में ही हो सकती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन के संपन्न होने के लिए इसको लाइट आवश्यक नहीं होता। क्योंकि इसको प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इस वजह से चाहे प्रकाश उपस्थित हो अथवा अनुपस्थित हो, दोनों ही परिस्थितियों में डार्क रिएक्शन संपन्न होती रहती है। लेकिन जब लाइट रिएक्शन की बात करेंगे तो लाइट रिएक्शन केवल दिन के समय में ही संपन्न होती है, क्योंकि इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। डार्क रिएक्शन जो प्रोसेस है, इस डार्क रिएक्शन प्रोसेस के दौरान CO2 को रिड्यूस कर दिया जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होता है और CO2 के फिक्सेशन के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो प्रोसेस है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा रहा है, ये एक प्रकार की रिडक्शन प्रोसेस है, एक तरह से रिडक्शन प्रोसेस है डार्क रिएक्शन। और इस रिडक्शन प्रोसेस के दौरान कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की आवश्यकता होती है। हमने यहाँ पे देखा NADPH प्लस H प्लस रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में डार्क रिएक्शन में कार्य करते हैं और इन रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन के दौरान होता है।
डार्क रिएक्शन को CO2 फिक्सेशन प्रोसेस, CO2 रिडक्शन प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ओवरऑल समरी हमने देखी है प्रकाश संश्लेषण की, जहाँ पे एक तरफ लाइट रिएक्शन चलती है, दूसरी ओर डार्क रिएक्शन चलती है। मुख्य जो इसका पर्पज़ है, वो मुख्य पर्पज़ यही है कि हमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण करना है और इसके साथ साथ ATP का फॉर्मेशन करना है। तो ऑक्सीजन का निर्माण और ATP का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन के दौरान हो गई, और जो रिड्यूसिंग एजेंट का निर्माण हुआ, इस रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करते हुए डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ने से पहले थाइलाकोइड्स की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। अभी जो हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि अनेक थाइलाकोइड्स ग्रेनम में व्यवस्थित पाई जाती है। इसमें से अगर हम एक थाइलाकोइड्स की संरचना की बात करें, तो एक थाइलाकोइड संरचना की ये बाहरी लेयर इसकी मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके भीतर का ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को थाइलाकोइड ल्यूमेन कहते हैं। और इसके बाहर की ओर क्लोरोप्लास्ट का बाहरी मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा उपस्थित पाया जाता है। तो इस भाग को इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के इस तरफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा पाया जा रहा है, और इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की नीचे की तरफ थाइलाकोइड ल्यूमेन को हमने दर्शाया है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें अनेक प्रकार के पिगमेंट्स की आवश्यकता होती है, और ये पिगमेंट्स इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज्ड पाए जाते हैं, पहले रहते हैं। कुछ यहाँ पे पिगमेंट्स आपस में ग्रुपिंग करके एक सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, जिसे फोटो सिस्टम कहा जाता है, जबकि कुछ पिगमेंट्स यहाँ पे फ्री फॉर्म में भी बने रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्यतः 5 सुपरमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स उपस्थित पाए जाते हैं, और ये जो 5 सुपरमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ये मुख्यतः फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कपलिंग फैक्टर पार्टिकल्स, BF कॉम्प्लेक्स, ये मुख्यतः 5 सुपरमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर व्यवस्थित पाए जाते हैं। इनको सबसे पहले देखते हैं हम फोटोसिस्टम फर्स्ट के बारे में, या PS फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के बारे में। फोटोसिस्टम फर्स्ट, जहाँ पे अनेक वर्णक मुख्यतः क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स आदि समूहित होकर के एक निकाय का निर्माण करते हैं। इस निकाय को प्रकाश निकाय या फोटोसिस्टम फर्स्ट कहा जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट की खोज पहले की गई थी, इस वजह से इसे PS फर्स्ट नाम दिया गया। और इसके अंदर जो सेंट्रल पिगमेंट होता है, वह सेंट्रल एक्टिव पिगमेंट P700 कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे उस पिगमेंट के द्वारा 700 nm वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस की क्रिया दर्शाई जाती है। इसके बाद बात करें अगर PS सेकेंड की, तो फोटोसिस्टम सेकेंड, जिसकी डिस्कवरी बाद में की गई थी, इसके अंदर मुख्य निकाय के रूप में जो वर्णक उपस्थित रहते हैं, उसमें सेंट्रल पिगमेंट के रूप में P680 उपस्थित पाया जाता है। कहने का मतलब जो सेंट्रल पिगमेंट है, वो 680 nm वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करता है। अब आपने देखा कि जो 680 nm और 700 nm, ये दोनों ही वेवलेंथ की लाइट रेड लाइट से रिलेटेड है, इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लाल वर्ण सबसे उपयुक्त वर्णक्रम माना जाता है। तीसरे सुपरमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने शामिल किया था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये क्या होता है? इसे LHC कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब कि अभी हमने देखा कि अनेक पिगमेंट्स आपस में समूहित होकर के फोटो सिस्टम का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट यहाँ पे फ्री फॉर्म में भी बने रहते हैं। जो फ्री फॉर्म में पिगमेंट्स उपस्थित पाए जा रहे हैं, उन फ्री फॉर्म में बने पिगमेंट्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इनका कार्य भी लाइट को एब्जॉर्व करना ही होता है। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्व करके अपने निकटवर्ती फोटो सिस्टम को, उस प्रकाश को स्थानांतरित कर देते हैं। 4 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं हम कपलिंग फैक्टर पार्टिकल्स के बारे में, जिसे CF पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये CF पार्टिकल्स माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम्स के समान ही होते हैं। ये मुख्यतः एक ऐसा कारक है जहाँ पे ATP सिंथेस एंजाइम उपस्थित पाया जाता है। ये ATP सिंथेस एंजाइम मुख्यतः 2 भागों में बंटा रहता है। इसका एक भाग होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है बेस पार्ट। दोस्तों ध्यान में रखना है कि ATP सिंथेस का जो हेड पार्ट है वो स्ट्रोमा की ओर बना रहता है, जबकि जो इसका बेस भाग होता है वो ल्यूमेन की ओर बना रहता है।
इस एटीपी सिंथेज एंजाइम की सहायता से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब भी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के संपर्क में आता है तो इस एटीपी सिंथेज एंजाइम की सहायता से एक एटीपी का निर्माण कर दिया जाता है। यह कार्य इस CF पार्टिकल्स के द्वारा होता है जिसके पास एटीपी सिंथेज एंजाइम बना रहता है। 5 नंबर पॉइंट में हम बात करते हैं PF कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये ETS के अंदर मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर मुख्यतः भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर। तो जो प्रकाश संश्लेषण की ओवरऑल प्रोसेस होती है, जिसे पहले कुछ इस तरह से इस रिएक्शन के द्वारा दर्शाया जाता था, 6CO2 + 6H2O जो प्रोडक्ट के रूप में C6H12O6 + 6O2 का निर्माण करता है। पहले ये बताया जाता था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जा रहा है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि H2O के पास ऑक्सीजन की मात्रा 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन देखें तो 6 और 2 टोटल 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6O2 के पास बने हुए हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 6 मॉलिक्यूल जो जल के अंदर उपस्थित है उनके द्वारा 12 मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि जो 6CO2 है, जहाँ पे 6 और 2 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बने हुए हैं, इनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। लेकिन बाद में रॉबिन हिल ने बताया था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इस ऑक्सीजन का निर्माण जल के विघटन के द्वारा होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को रीअरेंज करके देखें तो हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि 6CO2 + 12H2O प्रोडक्ट के रूप में C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, इस ऑक्सीजन का निर्माण वाटर के स्प्लिटिंग के द्वारा होता है। यहाँ पे जल का अपघटन होता है और वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है, इस लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, पहला ऑक्सीजन का निर्माण और दूसरा एसिमिलेटरी पावर का निर्माण। तो इस प्रोसेस के अंदर हमने ऑक्सीजन का निर्माण देख लिया। अब जो दूसरा मुख्य कार्य था, एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करना, एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करने के लिए हमें NADP+ को रिड्यूस करना होगा, जिसके लिए हमें आवश्यक होगी 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन की, जिनके साथ ये रिएक्शन NADPH + H+ का निर्माण करेगा, जो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा। अब इसके लिए हमें आवश्यक है कि NADP+ के पास 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। ये कहाँ से आएंगे? यह कार्य होगा यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग के द्वारा। जल का जो एक अणु है, यह जल का अणु यहाँ पे विघटित होकर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को फ्री कर देता है। अगर हम इसी रिएक्शन को डबल करके देखें तो हम रिएक्शन को कुछ इस तरह बता सकते हैं, 2H2O + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन + 2O। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रीअरेंज होकर O2 का निर्माण कर देगा, और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NADP+ के साथ व्यवस्थित होकर के NADPH + H+ का निर्माण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और कुछ लाइट रिएक्शन से संबंधित बातें की है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अनेक पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे और इससे आगे का पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।